निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में विचार। बोलिए इंजीनियर साहब। देखिए साहब, मेरे साथ साथ वहाँ मेघवास नगर के और भी गणमान्य नागरिकगण थे। जहाँ जहाँ हमने देखा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालने की बात, जो रोड डैमेज हुई जहाँ रिपेयरिंग कर सकते हैं, ज़्यादा डैमेज है वहाँ रिपेयरिंग करने का काम नगर पालिका नागदा करेगी। उसके साथ साथ जो ज़्यादा जर्जर और खराब रोड हो चुकी है, उसको सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने का प्रस्ताव इस परिषद में रखा गया है, जिसमें वहाँ के समस्त गणमान्य नागरिकों के साथ साथ अन्य लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे, मीडिया के साथी भी उपस्थित थे। इसलिए मेघवास में जो मूलभूत सुविधा के अंतर्गत काम आते हैं उन्हें हमें समय को जल्द करना चाहिए। आप लोगों से मेरा आग्रह है, आने वाले समय में फिर 1-2 महीने बाद इलेक्शन है, जैसे ही मध्य प्रदेश शासन का ई टेंडर वाला पोर्टल खुले और जैसे ही हमारे टीएस वगैरह की सारी तैयारी करके हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द इसी बार बारिश से पहले वहाँ पर ये जितनी भी सीमेंट कंक्रीट की सड़कें और नालियों के जो प्रस्ताव है, ये काम सुचारू रूप से चालू हो जाना चाहिए ताकि नागरिकों को वहाँ असुविधा नहीं हो। भविष्य प्लान निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में विचार। ठीक है, इसको भी इसी गति के साथ हम निर्माण के कार्य को जल्द करने का प्रयास करेंगे। एवं सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में विचार। इसमें मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है, नागदा नगर के जितने भी वार्ड है जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डली है, यदि अगर वो छोटी गलियां है 5 फीट 6 फीट या 4 फीट, ऐसा इस प्रस्ताव में लिखिए आप, उन पूरी सड़कों को फिर से बनाना है, क्योंकि वो छोटी गलियां अगर उनको आप खुदाई करोगे तो 3-4 फीट तो खुद ही ज्यादा बचता, 2-2 फीट है, तो उसमें रिपेयरिंग करने से कोई मतलब नहीं रहता, बहुत ही अलग उससे मैच नहीं खा पाता और बहुत अलग दिखता है, वो ऊंचा नीचा भी होता है। इसलिए 5 से लेकर 4 फीट, 4 फीट से लेकर 7 फीट तक की जो गलियां है, छोटी गलियां, उनको तो आप पूरी कंक्रीट का प्रस्ताव करके कीजिए। बाकी की जो 8 फीट से अधिक या 7 फीट से अधिक की गलियां है, चौड़ी गलियां है, वहाँ आप देखिए, आप वहाँ पर जांच कीजिए कि अगर ये रिपेयरिंग होने जैसी है तो उसको रिपेयर कीजिए, जो संबंधित एजेंसी से रिपेयर करवाइए, नहीं तो उसको पूरी नहीं बनाने का प्रस्ताव कीजिए। डबल पैसा हमें लगाने से मतलब नहीं। मेरे द्वारा भी अभी बीच में देखा गया है कि कुछ गलियां ऐसी है जो रिपेयर तो कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन वो रिपेयर करने से वहाँ की स्थिति ठीक नहीं होने वाली। इसलिए मिर्जा जी, जहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर रिपेयर कर रहा है उस गली को आप खुद देखेंगे और उसको क्लियर करेंगे कि ये पूरी बनाना चाहिए या रिपेयर से काम चल जाएगा, क्योंकि रिपेयर का भी पैसा देंगे हम उसको और इधर अलग नहीं बनाने का करेंगे, तो दोनों चीजें पैसे का वेस्ट है। इसलिए इस चीज का आप इससे ध्यान रखिए, या तो एक इंजीनियर को लगा दीजिए वो कहाँ पर काम करते हैं। मुझे ये कहना है, ये जितने भी सार्वजनिक शौचालय हम बनाते हैं, नागरिकों की समिति बनाया जाए जो बार नलों की टोटियां और ये सब डैमेज होती है। भाई उपयोग उधर के ही लोग करते हैं और उधर के कुछ लोगों की वजह से नुकसान होता है। दूसरा, इसमें जो हमारा सफाई जो जमादार है, सफाई का जो दरोगा है, उसको सख्त हिदायत देके कीजिए कि यदि अगर ये शौचालय की समय पर आपको खुद को साफ सफाई रखना है और अगर ये साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आपकी जवाबदारी, क्योंकि साफ सफाई नहीं होती है तो वहाँ टूट-फूट और गंदगी होती है। इसलिए उस जमादार की जवाबदारी, स्पेशल नगर पालिका की कोई टीम उस शौचालय को साफ करने नहीं जाएगी, ये आप निश्चित कीजिए। शौचालय आ रहे हैं वो जोन के जमादार को ही क्लीन कराना और डेली करवाना। ठीक है, एक दूसरे पे डालते हैं तो इसलिए बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा। शौचालय हम कितने ही बना दें, लेकिन अगर वो साफ और स्वच्छ नहीं रहेंगे, डेली उनकी पानी से धुलाई या साफ नहीं होंगे तो वो खंडर बन जाएंगे। शौचालय आप बनाइए, नहीं अच्छी बात है, लेकिन उनकी मरम्मत से ज्यादा उनकी देखरेख की आवश्यकता, उस पर विशेष ध्यान दीजिए।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के रेट आए हैं 13,45,000 और सेम टू सेम रेट राजा जन्मजय के भी आए हैं 13,45,000। इसमें फाउंडेशन अलग से, ये सिर्फ मूर्ति के लिए। महाराणा प्रताप की मूर्ति का वजन 1700 किलो था, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी का वजन 1300 किलो, राजा जन्मजय की। इसमें और कुछ विशेष बात है क्या? आर्किटेक्चरल ड्रोन से मूर्तियां बनी हुई सर, संविधाकार की और कोई शर्त है क्या इसमें? सर संविधाकार की शर्त यही थी कि वो जो संस्कृति विभाग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो है संविधाकार के पास, वो चेक करिए। पेमेंट वाली स्थिति, पेमेंट वाली सर जो टेंडर डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड रहता है शासन का, वो इसी प्रकार से लगाया। देखिए पूरे सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि इसको बारीकी से मैंने खुद ने इस पूरे मामले को अध्ययन किया है और जहाँ तक अधिकारियों से और जो स्वीकृति से लेकर जो अभी तक की जो बातें चल रही थी वो आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। संविधान निर्माता बाबा अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है वो नगर पालिका के सामने वाला चौराहा है वहाँ पर स्थापित की जाए। पुराना जो बस स्टैंड वाला जो चौराहा है, जहाँ पुराना बस स्टैंड का जो चौक है, जहाँ पर वर्षों से प्रतिमा लगाने को लेकर स्थापित करने के लिए विवाद चल रहा था, वो शासन समय स्वीकृति लेना है। वहां पर हमने पिछली परिषद में भारत माता की प्रतिमा और राष्ट्रीय ध्वज जो 24 घंटे ध्वजायमान रहेगा उसकी हमने स्वीकृति ली है। उस स्थान पर भारत माता की प्रतिमा और राष्ट्रीय ध्वज लगेगा, जिसकी स्वीकृति लेने के बाद में हम उसके टेंडर वगैरह की कार्रवाई करेंगे। दूसरी जो हमारी प्रतिमा है वो मेदपुर रोड चौराहे पर, जहाँ से नागदा का आगमन होता है। नागदा की तरफ हम आते हो, जो ग्रेसिंग के द्वारा बीच में जो रोटरी बनाई गई है, उस रोटरी के अंदर इस तरफ जो है वहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमाएं लगी, और रोड के उस पार जहाँ पर हमारा राजा जन्मजय बस स्टैंड का रास्ता और मेदपुर रोड के लिए जाते हैं, उस तरफ भी एक रोटरी ग्रेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा लगाई गई है। वहां पर राजा जन्मजय की प्रतिमा लगेगी। इन तीनों प्रतिमाओं में जो दर आई है वो दर विभिन्न अलग इसलिए है क्योंकि राजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा है वो अपने आप में दो प्रतिमा है, क्योंकि वो चेतक के साथ में प्रतिमा है तो वो डबल प्रतिमा, इसलिए उसकी दर ज्यादा आई है। और ये सिंगल प्रतिमा है जो स्टैंड के ऊपर स्थापित होगी, इसलिए तीनों के रेटों में अंतर है और तीनों शासन के नियमों के अनुरूप ही हमने टेंडर प्रक्रिया की है। मुझे जो जानकारी लगी है संविधाकार के द्वारा यह भी बताया गया कि उज्जैन नगर निगम और अन्य नगर निगमों में और या विकास प्राधिकरणों में उन्होंने जो मूर्तियां स्थापित करने का काम किया है वो मुझसे आकर मिले भी थे। ग्वालियर की ये जो फर्म है उस टेंडर के बाद मुझसे आकर मिले थे। उनका ऐसा कहना है कि साहब हमें सभी दूर के हम आपको प्रस्ताव दे रहे थे, समय समय पर जैसे मूर्तियां बनती जाएगी उसमें जिस तरह से पेमेंट का हमें भुगतान किया जाना है उस 20% या 25% जो उनके अलग स्थानों के वर्क ऑर्डर आपको दे देंगे। बोले उस हिसाब से हम आपकी प्रतिमा को बनाने का काम करेंगे। जब पूरी प्रतिमा बन जाएगी और जब स्थापित होगी उसके बाद 50% या उससे अधिक का पेमेंट आप बाद में कीजिएगा, लेकिन कुछ राशि हमें आपको देना पड़ेगी। तो उनसे वो वाले पत्र भी आप ले लीजिएगा और उस हिसाब से हमें आगे की कार्रवाई करना है। हम उन प्रतिमाओं को बनवाकर और स्थापित करने का काम करें ताकि वर्षों पुराना जो नागदा नगर में जिन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगना थी और वर्षों से नहीं लग पाई है, इस परिषद के अंदर समय पर स्थापित हो सके और नागदा नगर में एकता में समानता का एक स्वरूप दिखाई देने लगे, ताकि तीनों हमारी प्रतिमाएं जो राष्ट्र निर्माण को समर्पित है उसको जल्दी से जल्दी हम लगा सके। इसकी कार्रवाई आप जल्दी से करें। आज ये कि जो एजेंडा है उसको पार्षदों को और नगर पालिका अध्यक्ष को पता ही नहीं है कि किन प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी, और इसमें हमारी जो नगर पालिका परिषद है पूरी तरीके से इसमें जो खबर आज की आई है ये पूरी असत्य है, क्योंकि एजेंडा सबके पास आया था, सबके पास खबर है, तो इस तरह की न्यूज कैसे आ गई। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आज आपकी परिषद है तो क्या इस तरीके का क्या आपके पास कोई सूचना है या नहीं है, तो हमने कहा हमारे पास तो एजेंडा आया है, हमारी परिषद की बैठक है और हमको जाना भी है। ये तो जो सरासर न्यूज आई है, इस तरह की न्यूज कैसे आ गई मीडिया में? देखिए, किसी भी पत्रकार महोदय ने मेरे से कोई इस विषय को लेकर भाषण नहीं हाँ। किया है, पर इस तरह की न्यूज कैसे मीडिया में आ सकती है?
ठीक है, इसके लिए हम बात करेंगे, पत्रकारों से भी बात करेंगे, क्योंकि मीडिया एक चौथे स्तंभ के रूप में रहता है। सभी लोग हमारे यहाँ भाई लगभग लोग ये पेपर जाते हैं हम और इस उससे तरह आग्रह की पूर्वक कैसे निवेदन खबर करेंगे आ सकती है कि मीडिया में। आगे से इस पर ध्यान रखें और हमसे चर्चा कर लें। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि एक एक विषय हर एक-एक व्यक्ति, विषय का तो जानकारी मान लीजिए सभी 18 विषय हैं इसके अंदर, 18 प्रस्तावों पर आज बात होना है, चर्चा होना है, 18 विषय है, ये एक अपने आप में लेकिन बड़ी बात इससे है। सभी पार्षदों की, आपकी स्वयं की, उपाध्यक्ष जी की, सबकी छवि पे सवाल उठ रहे हैं ना, नहीं, हम ध्यान रखेंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि नगर में एक अच्छा समाचार तो इससे गया नहीं आज के जी दिन। धन्यवाद है आपको, हम भी बात करेंगे, सब हमारे ही भाई लोग हैं, उनसे बात करके निवेदन करेंगे, हमारी बात को भी जनता तक आगे पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए उनसे भी हम निवेदन करेंगे। इस तरह का ध्यान रखें, हम जनप्रतिनिधि हैं, आप सबके सहयोग से हैं और आपकी बताई हुई कमियों को पूरा करने का भी प्रयास करते हैं, इसलिए उनसे भी हम बात करेंगे। अरे नई कार्रवाई में जब तक समय लगे, जब तक की पूर्ति के लिए हमें सामग्री मंगाना है। और आगे पर विचार। देखिए, गैरी बेलम में मेरा ऐसा निवेदन है कि ये लगभग 1.5-2 साल पुरानी दर है, इसको आवश्यकता अनुसार ही मंगाइए और इसका टेंडर करके ही आगे की कार्रवाई कीजिएगा। आमंत्रण के लिए दर आमंत्रण के लिए बुलाना है, नई दरें बुलाकर ही आगे कार्रवाई करना है। जो है उसका 10,000 रुपये का नया निर्धारण दिया गया है। इस दर व्यवहार राशि है और वैसे ही जो पिछली बार जो 2,000 रुपये फॉर्म था, वैसे 2,000 रुपये फॉर्म पे भी रखा गया है अति ऊपर। देखिए, ज्यादा प्रचार प्रसार। दूसरा ऐसा मेरा आग्रह है कि ये जो टेंडर की जो आपकी प्रक्रिया है, ये जटिल प्रक्रिया है। इसमें एक बार शासन को पत्र भी लिखिए, आप कार्रवाई कीजिए, टेंडर कार्रवाई भी कीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नागरिक इसमें टेंडर की कार्रवाई से जुड़ पाए और वो कार्रवाई प्रभावी हो सके और हमारी दुकानें स्लो गति की जाए। भाई राजस्व होगा तो नगर के विकास होंगे और तेज गति से होंगे, इसलिए आप इसको जल्द से जल्द, है ना, और आसान प्रक्रिया से, इसमें और क्या 30 तारीख को क्या करना है वो भी एक इत्यादि। इसी संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच का एक पत्र आया जिन्होंने लिखा है कि ये कन्या में संयुक्त प्रदान करेंगे। गति आई है, जिसका रिपोर्ट कार्ड से लेकर जनमानस में और पूरा सामूहिक युवा नगर पालिका परिषद नागदा का सहयोगी संस्था के रूप में देव दीनदयाल विचार मंच है, जिसमें नागदा नगर के कई गणमान्य व्यापारी से लेकर एक एक व्यक्ति का उसमें सहयोग रहता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो पानी पिलाने की व्यवस्था हो, अन्य धार्मिक संस्थाओं का उसमें जुड़ाव रहता है। और देव दीनदयाल विचार मंच वर्षों से इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक करती आई है, इसलिए देव दीनदयाल विचार मंच को ही नगर पालिका परिषद नागदा से अधिकृत किया जाता है, क्योंकि नगर पालिका परिषद नागदा के पास अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या सीमित है। सामग्री वितरण से लेकर सारी कार्रवाई, सारी व्यवस्था नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी करते हैं, इसलिए हम अन्य किसी संस्था पर विचार नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में हम एक ही संस्था से सामूहिक युवा इसलिए करा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या सीमित है और उन्हीं को सारी कार्रवाई और व्यवस्था करना है, इसलिए ध्यान देते हैं हमें ये जो सामूहिक युवा जो सम्मेलन है, मुख्यमंत्री कन्यादान है, इसमें हम एक ही संस्था से सहयोगी संस्था के रूप में आमंत्रित करके उनको आप कल ही देव दीनदयाल विचार मंच को कल ही नगर पालिका से पत्र जारी कर आगे की उनकी तारीख और ये लेके अपनी जो नगर पालिका से जो भी कार्रवाई की जाना चाहिए उस कार्रवाई को करें और एक ही संस्था के साथ हम सामूहिक युवा का आयोजन नगर पालिका परिषद नागदा करेंगे। ठीक है, स्वीकृति है ना भैया सबकी? इसमें अपन मेले में लाइट डेकोरेशन, टेंट व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, फोटोग्राफी तथा भजन संध्या, लाफ्टर शो, महिला के लिए मेहंदी, रंगोली प्रतियोगिता। देखिए साहब, ये परिचय मेला है, ये 5वां मेला है और जैसा हम प्रतिवर्ष अनुसार अच्छे से इसको मेले को करता है, इस बार भी उन्हीं तैयारियों के साथ इस मेले को करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक उस मेले में आ सके और जो वहाँ पर जो मंदिर के निर्माण का काम भी चल रहा तो वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा नागदा नगर का जो पुराना इतिहास रहा है, राजा जनमेजय का इतिहास रहा, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास रहा,
ऐसे आयोजन करें हम जहाँ के ज्यादा से ज्यादा आसपास के गांव के सभी नागरिक वहाँ पर आए और वहाँ पर बाबा मुक्तेश्वर बाबा के दर्शन करें, मेले का लाभ लें। इसके बाद जो हमने कार्रवाई की थी उन कार्रवाई के अनुरूप ही हमें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इस बार मेले को संपन्न करना। इसके लिए क्योंकि समय की अवधारणा है, समय को देखते हुए हमें हम पीआईसी को भी अधिकृत कर सकते हैं अन्य कार्रवाई के लिए, लेकिन परिषद से अनुमोदित कराना ही इस चीज का ध्यान रखें। हम मेला हमें कराना है, टेंडर की प्रक्रिया, अभी टेंडर का पोर्टल 2 महीने से बंद पड़ा है, लेकिन हमें ये अन्य कार्यक्रम वगैरह और अन्य जो टेंडर के कार्य ये सब भी करना है। तो टेंडर खुलेगा, उसके बाद उसका टेंडर प्रक्रिया और ये होगा, लेकिन ये आवश्यक और वर्षों पुराना, कई वर्षों से मेला करते आए। अधिकारियों से भी मेरा ऐसा आग्रह है कि अगर उस समय 4 मार्च की महाशिवरात्रि है, अगर आचार संहिता भी लगे तो हमारा वर्षों पुराना मेला आप अभी कार्रवाई करके माननीय कलेक्टर साहब से या प्रशासन से जो स्वीकृति लेना चाहिए वर्षों पुराने मेले की, वो हमें स्वीकृति लेना है। इस मेले के अंदर किसी प्रकार के कोई पुरस्कृत नहीं बांटे जाते हैं कार्यक्रमों में, सिर्फ कलाकारों की प्रस्तुतियां यही होती है। अगर मेला होता और आचार संहिता भी लगती है तो जनप्रतिनिधि लोगों को जो आचार संहिता का पालन करना हो करेंगे, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी इस मेले को संपादित करेंगे। वैसे भी कर्मचारी और अधिकारी मेले को संपादित करने का काम करते हैं, इसलिए हमें इस मेले को पूरी प्रक्रिया के साथ पारंपरिक मेला है। कार्तिक मेला भी हुआ ना, कार्तिक मेला भी हुआ, इसलिए हमें इसको किसी भी कीमत में इस परिषद से करवाना है। इस चीज की आप ध्यान रखें, ज्यादा से जल्दी कार्रवाई आप करेंगे। आपके इधर से ना और जो आवश्यकता की सामग्री है 3-4 महीने हमारा काम चले, वो स्वीकृत करके जो पहले ही टेंडर से प्राप्त हुई उससे खरीदेंगे। ये सब कार्रवाई होगी, इसलिए हमारा काम नहीं रुके उस चीज का ध्यान। और जितने भी हमारे हाई मास्क लोग लगे हुए हैं उनकी सामग्री मंगा के उनको तुरंत चालू कराएंगे। कई जगह से शिकायत अधिक प्रयोग हो गए, इससे निकाय में डीजल व्यय और मरम्मत संसाधनों में अभी कमी आई है थोड़ी बजट की, और आगामी चुनाव को देखते हुए थोड़ी आंशिक वृद्धि की जाना है उसमें। ठीक है, आप टेक्निकली करके इसको कर लीजिए। युवाओं को मनोबल मिलता है तो नगर में एक अच्छी परंपरा का निर्माण होता है। कई युवाओं को भी इस क्रिकेट और कबड्डी का इंतजार रहता है, इसलिए इसको अच्छे भव्य रूप से कराना चाहिए। इसकी सारी कार्रवाई करके आगे की कार्रवाई होते हैं। क्या इसमें हम लोग इंडोर गेम्स नहीं करवा सकते? इंडोर गेम्स भी, जैसे सारे के सारे जो गेम हो रहे हैं सारे आउटडोर गेम, इसमें एक भी इंडोर गेम जैसे शतरंज है, अपना टेनिस बॉल है, जैसे या फिर अपने कैरम हो गया, ये जैसे इंडोर गेम्स हैं तो ये भी अच्छे बच्चे खेलते ही हैं, गेम्स अच्छे हैं। ठीक है, जो अच्छा जोड़ सकते हैं उसको जोड़ने का एक साथ जो सामान्य सांस्कृतिक आयोजन स्कूली बच्चों के साथ करते हैं उसको इस बार भी किया जाना चाहिए। चलिए, वहाँ पर शेड निर्माण कर नीचे सीमेंट कंक्रीट कर वहाँ एक अच्छी व्यवस्था की ताकि हजारों की संख्या में जो दर्शनार्थी आते हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिले, एक अच्छी सुविधा मिले। ऐसे ही चामुंडा माता मंदिर में प्रति वर्ष नवरात्रि के समय में, दोनों नवरात्रि के समय में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और रोड जो पुरानी रोड सकड़ी होने की वजह से वहाँ पर वाहनों का जाम रहता है। चामुंडा माता जी के पास में जो खाली स्थान पड़ा है वहाँ पर सौदा करने का काम किया जाता है, अंतिम संस्कार करने का काम किया जाता है। उसको थोड़ा फाउंडेशन को उठाकर नीचे लेकर हो सके तो हम पाइप डालकर पानी को निकाल कर और एक बड़ा डोम, ताकि बारिश में भी कितनी नदी पूर आए वो डोम सुरक्षित रहे, इस तरह का एस्टीमेट वगैरह तैयार करके वो जो हमारा वर्षों पुराना प्राचीन मंदिर है उसकी एक अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि वहाँ भंडारे का भी आयोजन होता है, कन्या भोज का, वहाँ बड़ी अफरा तफरी की स्थिति रहती है। वहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था लागू करने के लिए हमें वहाँ का जो भी जीर्णोद्धार का काम है, जो भी नया काम हम वहाँ जनता को समर्पित कर सकते हैं उसको करने का काम नगर पालिका परिषद नागदा को किया जाना चाहिए। एक निवेदन है कि मुक्तिधाम के अंदर जहाँ जहाँ हम सौंदर्यीकरण करा सकते हैं
और जो साइकिल स्टैंड से वाहन स्टैंड की जो व्यवस्था मुक्तिधाम के बाहर जो जगह खाली पड़ी हुई है, दोनों तरफ पड़ी हुई है, वहाँ पे अच्छा साइकिल स्टैंड टाइप का शेड बन जाए, कुछ कुर्सियाँ लग जाए, जो कुछ समय के लिए मुक्तिधाम से थोड़े से दूर में जो अमर विश्रांत धाम है वहाँ पर रखते हैं। वहाँ पर पानी की भी काफी समस्या रहती है, वहाँ पर भी एक नल कनेक्शन करके पानी की व्यवस्था की जाए, कुर्सियाँ लगा दी जाए, ताकि वहाँ से गर्मी के समय और अन्य समय में लोगों को सुविधा हो सके। ऐसा काम परिषद को करना चाहिए। अंदर की तरफ भी हम जितना भी उसको डिजाइनिंग करके, चाहे पौधे लगाकर, अच्छे अच्छे वृक्ष लगाकर या अन्य कुछ प्रतिमा स्वरूप जो विश्व शांति का परिचय देती हो या समाज में जन कल्याण का भाव जगाती हो, व्यक्ति के उद्धार करने की, ऐसी कई बड़े बड़े मुक्तिधामों पर, बड़े बड़े शहरों में जो मुक्तिधाम वहाँ पर डेवलप मुक्तिधाम है, यहाँ पर भी हमें करना चाहिए। एक वहाँ पर जो बड़ी कमी है कि साइड में हमें जो चद्दर के शेड लगे हैं वो जर्जर हो चुके हैं, उन चद्दर के शेडों को बदल कर नया शेड बनाना चाहिए। इसके अलावा आखिरी में इधर गौशाला के सामने जो जगह बची हुई है वहाँ पर एक डोम बनाकर अच्छा कांक्रीट करके कुर्सी उर्सी लगाकर व्यवस्थित करना चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम वहाँ पर सभा आमंत्रित वहाँ पर होती है, जब श्रद्धांजलि सभा आमंत्रित होती है तो वो जगह छोटी पड़ती है। इस तरफ की तरफ यदि हम वहाँ पर एक अच्छा डोम और एक अच्छा बना देंगे तो वहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था नागरिकों को मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहते हैं। नगर पालिका परिषद और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुक्तिधाम पर जो आपने व्यवस्था दी है उसके बाद में अमर विश्रांति का जो स्थान है वो बहुत डीप में है। बरसात के दिनों में वहाँ बरसात का नदी का पानी वहाँ तक आ जाता है। वहाँ पर पाइप डाल के उसको ऊंचाई स्तर पे किया जाना चाहिए। सौंदर्यीकरण की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो मुक्तेश्वर महादेव से लगे हुए जो बम्बुल है अमर विश्रांति के पीछे का जो क्षेत्र है वो मेले में भी उपयोग में नहीं आता। उसको भी जिस प्रकार से अपन ने आगे बगीचों का डेवलपमेंट किया है, इस प्रकार से मुक्तेश्वर महादेव का जो निचला स्तर है उसको भी अच्छे बगीचे के रूप में हम उसको विकसित कर सकते हैं। तो अगर अभी हम कुछ प्रस्ताव बना रहे तो उसमें उसको जोड़ के उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। एक निवेदन और था, आपने जो कहा कि डोम बनाने की जो अंदर बात, पूर्व परिषद ने मैं उस समय परिषद में था और जो बैठने का जो स्थान बना रखा है उस समय पर जो अध्यक्ष थे मैंने उनसे निवेदन किया था कि ये जो हम ये जगह बना रहे बैठने की, 8 महीने हमारी हवा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और जो लोग जनता वहां पर बैठती है तो उसको जो लाश जो भी डेड बॉडी जलती है उसका धुआं उन लोगों के ऊपर आता है जो लोग बैठे होते हैं। तो हमको उसका डायरेक्शन थोड़ा सा देखें कि वो हमारा जो डोम है बैठने का वो किस दिशा में बनना चाहिए, हवा का डायरेक्शन किस दिशा में रहेगा तो हमारे असुविधा वहां बैठने वालों को असुविधा ना हो। एक थोड़ा सा एक निवेदन था। एक निवेदन और है कि नागदा नगर में जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको चारा नहीं मिलता। अंतिम संस्कार करने के लिए चारे की 2 पुल्ले ढूंढने के लिए 2-2 घंटे 4-4 घंटे लेट हो या घर पर लेट हो जाती है। अगर नगर पालिका ऐसी कोई व्यवस्था दे सके कि 2000-3000 पुल्ले उस मुक्तिधाम पर रखवा दिए जाए, 5000 पुल्ले साल भर में वहाँ रखवा दिए जाए और जो भी व्यक्ति है उसको 2 पुल्ले उपलब्ध हो जाए जिससे कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था व्यवस्थित हो सके। मैं नगर पालिका परिषद इन सारे बातों पर विचार करेगी तो मैं उनका स्वागत वंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय। जो खुले की व्यवस्था हमें करना चाहिए। हमारे गांधी हाउस में भी कई बार हमें आवश्यकता रहती है, इसलिए जो चारा जो खुला रहता है उसकी व्यवस्था वहाँ पर कीजिए। वो धर्मार्थ का काम है, ऐसे समय में हमें निःशुल्क की व्यवस्था वहाँ पर किया जाना चाहिए। इसलिए वहाँ की जो समिति उस समिति को 5000 के बजाय लगभग 10,000 खुले आप वहाँ पर देने का काम करें। जितना भी सुधार हो, जितना अच्छा सौंदर्यीकरण का काम हम वहाँ कर सकते हैं, एक अच्छी DPR बनाकर या अच्छे आर्किटेक्ट को बुलाकर उसको पूरा सौंदर्यीकरण करने का काम करें, जिसमें अच्छा फुहारा भी लग सकता है। जो हम सौंदर्यीकरण वहाँ मुक्तिधाम पर कर सकते हैं उसको करने का एक तीनों तरफ बनाकर या चारों तरफ स्टेप बना के दें ताकि आदमी वहाँ पे पैर लटका कर बैठ सके। स्टेडियम टाइप का अगर उसको बनाएंगे तो जैसे 200-300 लोग जो है वो आराम से वहाँ से बैठ सकते हैं, क्योंकि हल्की पालती में मार के बैठने में लोगों को समस्या रहती है। देखा है कि दोनों तरफ बना है, क्योंकि बारिश में और गर्मी के समय धूप इस तरफ रहती है तो जो गाड़ियां खड़ी करते हैं आप ऊपर से शेड बना के दोगे, अगर धूप आती है तो गाड़ियों 2 पहिया वाहन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो दोनों तरफ बना के उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 200 पुराना कचरे का ढेर हुआ करता,
आज एक अच्छे उपवन के रूप में स्थापित। आप सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि एक बार वो संभव गार्डन का मुआयना कीजिए। उसके साथ अभी जो इंदौर उज्जैन जैसे बड़े शहरों में जो आई लव इंदौर या आई लव उज्जैन लिखा है, ऐसे वहां पर भी एक अच्छा साइन बोर्ड बनाकर आई लव नागदा लिखा गया, जो एक सेल्फी पॉइंट। कई लोगों के मेरे पास अभी 4-5 दिनों के अंदर काफी फोन भी आए कि अध्यक्ष जी ये इस तरह का काम बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम जनप्रतिनिधियों को भी वहाँ जाना चाहिए और गर्मी के समय और अन्य समय में वो एक बच्चों के लिए पिकनिक का एक स्पॉट बने, उसके अंदर चारों तरफ फुटपाथ बन जाए, पेवर ब्लॉक लगाकर कुछ कुर्सियां लग जाए, जैसे हमने अटल नेशनल उद्यान के अंदर कुछ झोपड़ियां बनाई है, ऐसी कुछ झोपड़ियां वहां पर जहाँ स्थानों कोने में वहाँ झोपड़ियां बन जाए, साउंड सिस्टम लग जाए, अच्छे सुबह भगवान के भजन हो, ताकि मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी काफी लोग वहाँ काफी संख्या में उस तरफ जाते हैं, तो उनको वहाँ मॉर्निंग वॉक करने में भी अच्छा एक माहौल मिले। शाम को एक अच्छे जैसे वहाँ पर हम जो अच्छे जो गीत वगैरह रहते हैं जो वहाँ पर साउंड से चलते हैं, ऐसे वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था की जाए। एक वाटर कूलर की भी वहाँ पर व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे वगैरह वहाँ आए और वो देखे कि कैसे कचरे के ढेर को नगर पालिका परिषद नागदा ने एक सुंदर उपवन का रूप दिया है। इन सारी प्रक्रियाओं में मेरा समस्त अधिकारियों से ऐसा निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस गर्मी से पहले एक अच्छा वातावरण हमें वहाँ देने की आवश्यकता है। आप लोग नियमों प्रक्रियाओं की पूर्ति करते हुए जल्द से जल्द इन सभी कार्रवाई को पूरी करने का काम करेंगे, ताकि परिषद का भी काम अच्छे से चलेगा और नागरिकों को भी अच्छी सुविधा मिल पाएगी। कई स्कूली बच्चे हैं, हमें इस विषय में जब इसका काम हो जाए तो स्कूली बच्चों को हमें विजिट वहाँ कराना चाहिए, ताकि उन्हें भी नई एक चीज देखने को मिले, सोचने को मिले, समझने को मिले। बाहर से भी हमारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, पूर्व सरकार के द्वारा भी उनके पोर्टल पे हमारे इस संभव गार्डन को दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में बाहर से भी कुछ लोग आएंगे, हमारे इस संभव गार्डन को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमने उसको एक सुंदर उपवन का रूप दिया है, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा सौंदर्यीकरण से जोड़ने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है या तो आज तो हमारे पत्रकार भाइयों को वहाँ पे बुलाए, सारे अधिकारी रहे, हम सब लोग वहाँ भ्रमण करें, आपकी तरफ से वहाँ अल्पाहार हो, एक अच्छे वातावरण पे मिलकर सब लोग ठीक है। एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, कल सुबह 11 बजे का समय रख लेंगे सभी जनप्रतिनिधियों का, और सभी समस्त जितने भी नागरिक आ जाए, हमारे पत्रकार साथीगण आ जाए 2 बजे का, ठीक है। कल दोपहर 2 बजे आप सभी वहाँ पर संभव गार्डन में आमंत्रित थे। तो उसके अपन ने पेवर ब्लॉक भी लगा के रोड बनाने पर उसके बाद भी बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, वहाँ मिट्टी के ढेर, लोग कोई किधर क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उस मिट्टी से वापस अपन रोड की कितनी भी सफाई कर देते, फिर भी वो मिट्टी कोई भी लोग इधर से इधर होती है, पूरी रोडें गंदी हो रही है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो उसमें कुछ डामर कर दे, बगल वाली जो जगह बची है वो ज्यादा गंदगी मत, आप देख लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे अपन वहाँ पर हमारा प्रस्ताव है, सर्विस रोड बनाने का प्रस्ताव है वहाँ पर, उसको जल्दी करवाइए, और जो मिट्टी वगैरह फूल हो जाता है। तो वैसे कभी अपने जब चंबल नदी पूर आती है तो कभी बारिश कम होती है तो अपना तालाब भर नहीं पाता है, तो पूरा एरिया इधर का उनको पानी का संकट हो जाता है। तो अपन ऐसा ही व्यवस्था कर ले सब परिषद मिलके कि तालाब जब पूरा आए तो नहीं भराता है, तो उसे अपन नदी से भरने का अगली परिषद में इस विषय को रखा जाए। हाँ, ये सुझाव अगली परिषद आपको अच्छा लगे तो रखो। जी बताइए। डोम शुरुआत के माध्यम से हमारे वार्ड में हुई है, शायद वो 10 साल महीने पहले होती तो और अच्छा रहता, तो आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ परिषद में। दूसरा, अभी अधिकारी लोग अगर बैठे हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा और एक सुझाव भी है मेरा कि चूंकि पालिया में किसान बहुल क्षेत्र है और अभी गाय और मतलब फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है, तो पाला गिरिया है। दूसरा भी गाय रात भर किसान लोग जागरण कर रहे हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, गला खराब हो रहा है मेरा। जो किसानों ने मुझसे कहा सुबह आके कि आप जाके परिषद में अपनी बात रखना, क्योंकि अध्यक्ष जी अपनी परिषद के हमारे अध्यक्ष हैं। आपसे भी आग्रह करूँगा कि क्यों ना हम भी खालचोर की तर्ज पर, जैसे कि उन्होंने 2 लाख खर्चा कर गौशाला खाली जगह थी वहाँ पर गाय को रखवाया, आज फिर अखबार में मिला एक गाय को हम खाते रहेंगे
तो गाय हमारी माता है, हम चाहते हैं कि उन्हें व्यवस्थित जगह रखा जाए, कुछ व्यवस्था करी जाए। तो किसानों का अभी जो नुकसान हो रहा है इसका कुछ न कुछ मेजर जी इसमें लिख दीजिए, कलेक्टर साहब को भी लिख दीजिए, जो मेदवास वाली जमीन अधिग्रहण करना है वो गोचर की जमीन है। फिर भी हम वहाँ टेम्पररी अनुमति लेकर तार फेंसिंग करके हम वहाँ गायों की व्यवस्था करने का काम करें, ताकि इस समस्या से निजात मिल जाएगी। अपन इसको जल्दी से जल्दी हम टेम्पररी तार फेंसिंग करके वहाँ व्यवस्था करें, लेकिन उसको करना चाहिए। ठीक है।